आप देख रहे हैं हिमालय का जो एक एक्सपेंस है वो आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान देके ये समझने का प्रयास कीजिए। रुकिए, पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जो हम जिस प्रश्न पढ़ते हैं उसे पूरा भी करेंगे, चिंता न करिए। उस प्रश्न को पहले पूरा करेंगे। प्रश्न ये था कि कभी ऐसी बात आ जाए कि हिमालय का जो जो आकृति है, उसकी आकृति जो है वो सैग्ड और कॉन्वेक्स क्यों है, इस प्रकार से क्यों है। ऐसा ऐसा जो है इसको उत्तल, हमारी हमारी तरफ देखें, हमारी तरफ से देखें अगर, तो इसको उत्तल, इसका स्वरूप क्यों ऐसा क्यों है। तो उसका कारण यही है कि जो सबसे पहले लड़ा था वो ये है पोर्शन, ये ये दोनों पोर्शन सबसे पहले लड़े थे। और ये अरावली वाला जो खंड है और आसाम आसाम हिल्स का जो खंड है वो थोड़ा मजबूत, थोड़ा ज्यादा हार्ड, कठोर खंड था। तो वो अंदर तक धंसता चला गया, जबकि जो मैदानी भाग था, ये जो वाला जो पार्ट था, वो उतना जो है वो कठोर नहीं होने की वजह से इस प्रकार से वो यहीं रह गया। इसलिए इसका जो शेप है वो जो है कॉन्वेक्स रह गया, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। सैग्ड एंड कॉन्वेक्स बोलते हैं कि उत्तल क्यों है इसका, जो उसके प्रभाव भी बहुत हैं, आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को। तो सबसे पहले देखिए, पामीर नॉट या पामीर ग्रंथ जिसे कहते हैं वो ये हो गया, कुल्लू नौर वाला, याद ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो सबसे पहले बना उसी क्रम में आप देखते जाइए, बात खत्म। सबसे पहले जो जैसे जैसे बना, सबसे पहले देखिए कौन बना है, बताइए जरा, एक दो लोग। सबसे पहले हमने बात की थी कि सबसे पहले कौन बना, फिर बिल्कुल सही बात, काराकोरम। सबसे पहले काराकोरम रेंज बन गई। उसके बाद जो है तीन भाग महत्वपूर्ण, हाँ, तीन महत्वपूर्ण भाग हिमालय के देख ली। लद्दाख, ये जो मैं खींच रहा हूँ लाइन, ये हो गया बृहद हिमालय, बृहद शायद कहते हिमालय। हैं हिंदी में, है ना, हाँ। उसके बाद जो है ये टुकड़े टुकड़े में, महत्वपूर्ण बात है, ये टुकड़े में ही बनाइएगा। जो टुकड़े टुकड़े में जा रहा है वो कौन सा पार्ट है, मिडिल, मध्य मध्य हिमालय, ठीक है। और मध्य फिर हिमालय, जी हाँ बिल्कुल, फिर भी थोड़ा बहुत टूटा और थोड़ा बहुत, फिर ये जाके यहाँ मिल जाता है, इसमें एक तरह से इसी का एक पार्ट बन जाता है। सबसे इस तरफ जो है उसे शिवालिक कहते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये शिवालिक हो गया, ठीक है भाई। फिर जो समझने वाली बात है दोस्त, वो ये है कि ऐसा क्यों है, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है, ये भी जानने की आवश्यकता है आपको। हिमालय के दो ऐसे भाग पहले समझ लें जो सिंटैक्चुअल बेंड कहलाते हैं। एक बेंड हुआ है यहाँ, ये ऐसे जो बेंड बन गया है, और एक बेंड हुआ है ये दोनों बेंड, झुकाव या मोड़ कह लीजिए, ये जो है इस प्रकार से मुड़ गए हैं यहाँ पर। तो इसीलिए एक बार मैंने देखा था कि प्रश्न आया था और चूक गए थे लोगों को लगा कि हिमालय जो है वो यहीं तक रह जाता होगा, लेकिन हिमालय जो है आगे भी कंटिन्यू होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसी का बेंड है और आगे चल के अराकानयुमा बन के जो है बर्मा से होते हुए आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो तीन प्रकार मैंने बताए वो ऐसा है तो ऐसा क्यों है। सबसे पहले तो ये ट्रांस हिमालय काराकोरम, काराकोरम के बाद ट्रांस हिमालय कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीन तरह के जो पर्वत बने, इनको जो है वो ट्रांस हिमालय कहते हैं। खैर, अब मैं आपके सामने एक तथ्य बोलने जा रहा हूं और आप इसको बताइएगा कि वो ऐसा क्यों है, ठीक है। सबसे पहला तथ्य जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि जो बृहद हिमालय है, यानी सबसे बाहर वाला जो हिमालय है, मेरा वीडियो नहीं आ रहा है क्या, शायद एक मिनट देखो, है ना, वीडियो आ तो रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो ये है तथ्य के रूप में कि अगर मैं कहूँ आपसे कि जो बृहद हिमालय है, वो बृहद हिमालय जो अंदर से है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का है, ठीक है। वो क्रिस्टलाइन, उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टल का है, अंदर से जो रॉक्स है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की है पूरी। तो इससे आप जो है, आप और हम अगर निकालना चाहें तो क्या निष्कर्ष निकालेंगे फिर कि ऐसा क्यों हुआ होगा। जो ग्रेनाइट, एंडेसाइट, ये सब पढ़े थे ना, रॉक के टाइप जो इग्नियस रॉक्स के फॉर्म या उनसे बनते हैं, उसी प्रकार की जो चट्टाने हैं उनके चिपिंग से, उनके फोल्डिंग चिपिंग से आउटर हिमालयाज बने हैं। इसीलिए वो इतने सुगठित और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्रशिंग एंड चिपिंग ऑफ एंडेसाइटिक रॉक्स, स्पेलिंग लिखिए इसकी,
एंडेसाइट, ANDESITE। और आप देख के बताइए, कल प्रश्न उत्तरी भी होगी इस पर जो आज हम पढ़ेंगे। कल आपसे मैं पूछूंगा इन पर सवाल कि एंडेसाइटिक रॉक्स जो है वो कैसे बनती हैं, और किस तीनों चट्टाने जो है आग्नेय, अवसादी और कायांतरिक, उनमें से किसका हिस्सा है, और हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि आउटर जो हिमालयाज, पूरे जो बड़े वाले ग्रेटर हिमालयाज हैं, ग्रेटर हिमालयाज हैं जो, वो उनसे ही बने हुए हैं। तो कोई पूछे ट्रांस हिमालयाज में क्या क्या होता है, तो बताइएगा कराकोरम, क्या क्या नाम लेंगे भाई ट्रांस हिमालयाज को पूछे तो? काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। बिल्कुल सही जवाब। अब फिर उसके बाद 3 जो है लेयर्स होती हैं, और उसके बाद प्रश्न आता है कि ये जो बीच वाला हिमालय है वो इतना टूटा फूटा क्यों है। तो उसके लिए उत्तर दिया जाता है, उसके लिए जो थ्योरी दी जाती है वो ये है कि क्योंकि एक तरफ इसके क्रिस्टलाइन आउटर हिमालयाज थे, ठीक है, इसके एक तरफ जो है वो क्रिस्टलाइन आउटर हिमालयाज थे, और दूसरी तरफ यहाँ पर शिवालिक प्लेट इस तरफ ही मूव कर रही है, तो ये बीचे में पड़ गया ना। आप समझ पा रहे हैं बात, ये वाला स्ट्रक्चर बीच में पड़ गया। एक उस तरफ से जो है दक्षिण की तरफ से, दक्षिण पश्चिम की तरफ से आप देखिए तो जो है प्लेट आ रही है, प्लेट चलती चली जा रही है, और ऊपर जो है क्रिस्टलाइन हिमालयाज के ग्रेटर हिमालयाज बन चुके हैं। तो जो बीच वाला था, इसलिए जगह जगह पर वो फ्रैक्चर्ड हो गया, बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से वो जो है वो फ्रैक्चर में, कॉम्प्रेसिव फोर्स इतना ज्यादा और रहा, दबाव वहां इतना अधिक हुआ कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। इस बात को ध्यान रखिए। और तीसरा है शिवालिक। तो शिवालिक के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, पहले आप समझिए शिवालिक, उसके बाद इस चीज मैं आपको चित्र बना के दिखाऊंगा। अगर हाँ, इसी से समझते हैं, बड़ा अच्छा है, इससे समझते हैं, ये इस वाले चित्र से समझते हैं। देखिए, अब इसको प्लेट टेक्टोनिक को दिमाग में निकाल दीजिए। इस चित्र का मैं सहारा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, ध्यान से सुने कृपया। मैं कह रहा हूं कि माना कि ये इंडियन प्लेट जा रही है, और यहाँ पर कोई फ्रैक्चर वैक्चर नहीं है, ठीक है, ऐसा समझिए कि यहाँ कोई फ्रैक्चर वैक्चर नहीं है, सिर्फ ये इंडियन प्लेट इस तरफ जा रही है और यूरेशियन प्लेट में टकरा रही है। इसको समुद्र मत मानिए, इसको भी स्थल मानिए, या चलिए ये वाला भाग ले लेते हैं, छोड़िए ये वाला भाग ले लेते हैं। आप समझिए, ये इंडियन प्लेट है मान लीजिए, और ये पहाड़ वहाड़ नहीं है, ऐसा समझिए, पहाड़ नहीं, इंडियन प्लेट यहाँ से जाके टकराई, और ये मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है, ठीक है भाई। पहली बार लड़ा तो एक आउटर हिमालयाज बन गए खूब यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। अब बिच्चे में फिर ये पड़ गए, टूट फूट के किसी तरह से जो है वो बन गए, मिडिल हिमालयाज बन गए, सॉरी ग्रेटर हिमालयाज बन गए, फिर मिडिल हिमालयाज बन गए। अब ध्यान से सुने, बहुत सारी ऐसी नदियां थी जो इन पर्वतों के पर्वत श्रृंखलाओं के बनने से पहले यहाँ पर बहा करती थी। इस बात को ध्यान से, जब ये समतल था, जब कोई फोल्ड या वलन नहीं हुआ था, वलित पर्वत नहीं बने थे, तब से, उस जमाने से बहुत सारी नदियां हैं जो तब से बह रही हैं, ठीक है। जब ये पहाड़ बने तो उन्होंने अपनी जिद पकड़े रखी और पहाड़ों को भी काट डाला अपना रास्ता बनाने के लिए, ठीक है। वो बाद में पढ़ेंगे, हम ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे। लेकिन जब दो, ध्यान से सुने अब बात, जब दो ऐसे और ऐसे, पहले मुझे बिगाड़ देने दीजिए इसे ताकि समझ में आपको आसानी से आए। हाँ, दो पर्वत श्रृंखलाएं बन गई दोस्तों, एक ग्रेटर हिमालयाज और एक मिडिल हिमालयाज। यहां से तमाम नदियां निकल रही हैं, ठीक है, तमाम सारी नदियां निकल रही हैं। उन्होंने बहुत सारा चीज, जब पहाड़ हो गया, पहाड़ ऊंचा हो जाएगा, वहां से जब नदी चलेगी तो उसके वेग में और उसके ग्रेडियंट में, प्रवणता में बढ़ोतरी आ जाएगी। समतल पर चलने वाली नदी आराम से चलती है, पहाड़ से आने वाली नदी बहुत तेजी से आती है, बहुत तेजी से आती है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है उसमें बल बहुत अधिक हो जाएगा, प्रवणता होगी। प्रवणता अधिक होने की वजह से वो सब कुछ, बहुत सारे अवसाद अपने साथ लाएगी, समझ पा रहे हैं। पहाड़ों को, जिन पहाड़ों को काट काट कर वह रास्ता बना रही है, उनको काट काट कर बहुत सारे अवसाद अपने साथ लेकर आएगी, और वो अवसाद लाकर यहाँ जमा करेगी। ये देखिए, ये मान लीजिए, ये अवसाद नदियों ने लाके जमा किए हैं, ठीक है। अब अगर यह जो दबाव है, प्लेट का दबाव, फिर भी न रुके और बढ़ता ही जाए, तो अंत में यह चीज भी उठ जाएगी, पहाड़ बन जाएगी। बताइए हाँ कि ना? सही बात है। यस सर। जब अगर बल रुक ही नहीं रहा, दबाव, कंप्रेसिव फोर्स रुक नहीं रहा है, तो अंत में ये तीसरा, 1 और 2 तो बने हुए हैं, तीसरा भी उठने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन इस तीसरा जो भूभाग, जो जिसका उत्थान हो रहा है, उसकी संरचना में बाकी 2 की तुलना में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होगा कि वो किससे मिलकर बना होगा? नदियों के लाए गए अवसाद से। बहुत बिल्कुल, फ्लूवियल डिपॉजिट्स जिन्हें कहते हैं, नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं उनसे। इसीलिए शिवालिक
शिवालिक पर्वत जो है इस प्रकार से अपनी संरचना में, अपने संगठन में बाकी दोनों पर्वतमालाओं से अलग है। ठीक है, यह भी जाने रहिए कि व्यावहारिक रूप से ये जो तीन सीरीज हम देख रहे हैं ना, एक समय ऐसा आता है जहां पर गंडक नदी काटती है। गंडक नदी देख रहे हैं, अब मैं सेंटर में ले आया हूं, देख पा रहे हैं गंडक यस नदी सर। दिख रही लोगों को? यस सर। हाँ, Yes, तो sir. गंडक नदी जहां से Yes, sir. काटती है Yes, वहां sir. से ये शिवालिक जो है बहुत शार्पली वहीं से जो लगता है कि जैसे मिडिल में मिल गए, मिडिल हिमालय में, मध्य हिमालय में शिवालिक जैसे जाके मर्ज हो गया, ऐसा लगता है। ये ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा पूछ ले मान लीजिए कि कौन सा वो बिंदु है जहां के बाद पूर्व चलने पर जो शिवालिक है वो शिवालिक की तरह उतना सुस्पष्ट और सुगठित नहीं दिखाई पड़ते हैं, बल्कि जैसे मध्य हिमालय का हिस्सा बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, गंडक वो नदी है जो उसे काट देती है। ठीक है, आप देखते हैं छोटी सी और चीज आपको बताता हूं मैं। ठीक है, ठीक बात है। कभी मान लीजिए मैं ऐसा सवाल पूछ लूं आपसे कि जो है हिमालय तीन सीरीज हिमालय के ही, ठीक बात है, तो उसके इस साइड में हिंदुस्तान वाला जो भारत वाला भाग है उस तरफ के जो स्लोप है, ढलान है, और जो तिब्बत के साइड वाला ढलान है, दोनों साइड के जो ढलानों में अंतर क्यों है? तो दोस्तों, क्योंकि तिब्बत का जो क्षेत्र है वो खुद ही पठार है, जानते हैं कि नहीं? तो खुद वो पहले ही ऊंचा उठा हुआ है, और फिर उस पे जो है जी। एक तरह से देखिए तो जो ग्रेटर हिमालय है, बृहद हिमालय है, वो उस पठार पे ऐसे रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उस पर रेस्ट कर रहे हैं, उस पे जाके मिल जा रहा है। ठीक है, जबकि हमारी तरफ अगर देखेंगे तो सीधा ऐसे खड़ा है। आप समझ गए बात? तो इसलिए दोनों तरफ के जो ग्रेडियंट्स में अंतर है, ये सब कैसे, इस सब का प्रभाव क्या पड़ता है? इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, आगे पढ़ेंगे हम। किस तरफ कितना अधिक ग्लेशियर जम पाएगा, कितना नहीं जम पाएगा, किस तरफ लैंडस्लाइड्स अधिक होंगे, अगर होंगे तो किस तरफ लैंडस्लाइड अधिक होंगे, किस तरफ माउंटेन टूरिज्म, सर हमेशा बताते हैं, उन्हीं के आज्ञा का पालन करते हुए दिमाग में आया था कि किस तरफ जो है टूरिज्म, जो पर्वतारोहण का जो होता है सारा, वो किस तरफ अधिक होगा, किस तरफ से एवरेस्ट को चढ़ना आसान है और क्यों। इस तरह के प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसको हमेशा, अब आप इस पर होमवर्क करना, जो मैंने बताया था कि इस पर सोचना शुरू करिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, अलग अलग तरह ढलान होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। इधर चौड़ा है हिमालय और इधर नैरो होता जाता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर एक चीज और बता देता हूं, यहीं पे आपको बता दूं कि ये 3 पट्टियों में तो बांटे ही जाते हैं। ठीक है, ये 3 पट्टियों में तो बांटे ही जाते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ। समझने की आसानी के लिए इनको क्षेत्रीय भागों में भी बांटा जाता है। ठीक है, टुकड़े टुकड़े करके ऐसे ऐसे भी बांटा जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए बोल दिया जाए कि रीजनल भाग करने हैं, प्रांतीय भाग करने हो, तो कह लीजिए कि पंजाब, कश्मीर और पंजाब का एक भाग हो गया। ठीक है, दूसरा भाग हम कह सकते हैं कि उससे आगे बढ़े तो कुमायूं हिमालय का हो गया। तीसरा भाग कह सकते हैं कि कुछ भाग जो है वो नेपाल में चला गया। फिर उसके बाद बाहर निकले तो सिक्किम में चला गया, उसके बाद फिर असम में चला गया। तो इस प्रकार से भी बांटा जाता है। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ, ये जो वर्गीकरण मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी तरह से नैसर्गिक वर्गीकरण भी है, नेचुरल क्लासिफिकेशन है। कैसे? ध्यान से, अगर दिखता है इसमें तो ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं मैप में। मैं आज के लिए क्षमा चाहता हूं, उस तरह से अपना क्लास नहीं हो पा रहा है जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, क्योंकि आज ऐसा संजोग था, थोड़ा ऑफिस का कार्य ऐसा था कि जो मैं पीडीएफ में हमेशा बना ले जाता हूं वो 2 घंटे नहीं मिल पाए, तो पढ़ने में समय और सारा चला गया, इसलिए ऐसा है। आगे कोशिश करेंगे कि फिर से जो है वो जारी रहे। ठीक है, समय थोड़ा कम मिल पाया इसलिए। तो देखिए, ये जो भाग हम कर रहे हैं इसके पीछे रीजन है। तो सिंधु से लेकर सतलज तक, ध्यान से सुने। अब मैं चाहता हूं कि इसको जो है ना, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, बस 10 सेकंड का समय लगेगा बस। हाँ, आ गए, अब काम हो जाएगा अपना, ये है ना। हाँ, प्रयास करते हैं इसमें अगर हो जाए तो।
ध्यान से सुने, सिंधु से लेकर, ये जो सिंधु ये देख रहे हैं, ठीक है, सबको दिखा, अच्छा स्क्रीन दिख रही है ना सबको, बीच में गड़बड़ाया था कुछ, अच्छा ठीक है। यस सर। तो सिंधु Yes, से sir, लेकर दिख ये रहा है। सतलज है, देखिए ये है सतलज, यस सर। ये जो एरिया है सिंधु से लेकर सतलज तक, ठीक है, ये भाग कहलाता है पंजाब और पंजाब। या कश्मीर और पंजाब हिमालय, इसको कह लीजिए, ठीक है। अगला भाग करते हैं और रंग बदल देते हैं, फिर सतलज से चलिए और काली नदी तक, यहां पर, ठीक है, इसमें नहीं शायद दिखाया हुआ है, नेपाल के ठीक यहाँ पे काली काली निकलती है, ठीक है, काली नदी तक, सतलज से काली नदी से कहलाता है, इसको कुमायूं हिमालय कहते हैं, ये एरिया पूरा कुमायूं हिमालय कहलाता है। अब आपको समझने वाली बात क्या है, चट से दिमाग, एकदम से दिमाग सतर्क हो जाना चाहिए कि इसको लेकर कुछ बवाल हुआ था। क्या बवाल हुआ था इस एरिया में भाई? क्या भारत सर, 3 नेपाल का बॉर्डर कुछ डिस्ट्रिक्ट सीमा को लेकर। विवाद हुआ था? सर 3 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर सर। सीमा विवाद को लेकर सर। लिपू लेक एरिया याद है? लिपू लेक, काला पानी, चलो, यस ठीक है, सर। ठीक, अच्छी बात, अच्छी यस सर, बात काला है। पानी विवाद। That's all. I just wanted that you are aware. ओके, ठीक है। फिर अगला जो भाग है, काट दीजिए इसे, फिर काली से लेकर और कोसी तक, ठीक है, काली से कोसी तक जो भाग होता है वो नेपाल हिमालय कहलाता है, क्योंकि इसका मुख्य भाग नेपाल में ही पड़ता है, सिंपल सी बात है, उसे नेपाल हिमालय कहते हैं। फिर कोसी से लेकर यहाँ तीस्ता निकलती है, तीस्ता, इसमें शायद दिखाया हुआ नहीं है, कोसी से तीस्ता तक, ठीक है, तीस्ता यहां से निकलती है, कोसी से तीस्ता तक जो भाग पड़ता है वो सिक्किम में पड़ता है, उसको सिक्किम हिमालय कहते हैं। और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र का जो ये भाग यहाँ पर दिहांग कहलाता है, दिहांग, वो वाला जो भाग है वो असम हिमालय कहलाता है, ठीक है। इस बात को समझ पाए सभी लोग? तो नदियों के द्वारा Yes. इसका विभाजन नेचुरल Yes, sir. तरीके से, नैसर्गिक sir. तरीके से भी हुआ है, ये भी Yes, आप sir. दिमाग में इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बताता हूँ, कैसे चीजों को इंटीग्रेट करके, एकीकृत करके, समेकित करके कैसे पढ़ाया जाता है। अब देखिए, जब अगर थोड़ा बहुत मानसून के बारे में आपको ज्ञात है, थोड़ा बहुत मानसून के बारे में मालूम है, तो आप जानते होंगे कि जब मानसून इंडिया में आता है, मैं इसको दूसरे चित्र के हिसाब से आपको समझाना चाहता हूं, जो मैप है इंडिया का सिंपल वाला, उससे ब्लैंक मैप है, हाँ, इससे मैं आपको एक्चुअली बताना चाहता हूँ। जब मानसून की हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं तो आपने कहीं ना कहीं, अभी कुछ ना भी जानते हो, हम लोग इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, कुछ बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये चीज आप जानते होंगे कि जो मानसून जब भारत में प्रवेश करता है तो हिमालय का, विशेष रूप से ये जो हिमालय का भाग है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जो साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स यहाँ पर आती हैं, क्योंकि एक ट्रैप की तरह काम करता है, छका लेता है, बांध लेता है इसी में, और इसी से लड़ लड़कर जबरदस्त बारिश यहाँ पर होती है। ये सब लोग जानते होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, तो इतना तो जानते ही होंगे भूगोल में, यस सर। है ना? तो इसीलिए जानते होंगे कि भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र इसी एरिया में है, मेघालय, चेरापूंजी जो है ना, मासिनराम, ये सब एरिया इधर ही है। तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वेस्ट हिमालय की तुलना में आप ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये वाला पार्ट ह्यूमिड रहेगा, समझ गए? यस। अगर मुझे सही से ध्यान आ रहा है तो मैं आपको सीधे प्रश्न बता देता हूँ। सीधे प्रश्न आया था ये, यूपीएससी में आया था, किस साल आया था मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में जो अल्पाइन फॉरेस्ट हैं, क्या बोलते हैं उसे, पर्वतीय वन, पर्वतीय जो वन है जी, वो, सवाल देखिए, सवाल भी समझ लीजिए, सवाल ये है कि जो इधर वाला पहाड़ है और जो यहर वाला पहाड़ है, इन दोनों की अगर तुलना की जाए, इस वाले पहाड़ की और इस वाले इधर साइड के पहाड़ की, तो वेजिटेशन जो है, पर्वत के वन, यहाँ 3000 मीटर पे खत्म हो जा रहा है, जबकि यहाँ 4000 मीटर तक भी वन पाया जाता है। तो ये डिफरेंस क्यों है? उसमें 4 ऑप्शन था। एक बोला कि ये ज्यादा उपजाऊ भूमि से बना हुआ है, मिट्टी से, एक कुछ और बोला, एक बोला कि ये जो है अक्षांश और देशांतर का अंतर है, कि ये जो है इक्वेटर से दूर है और ये इक्वेटर के पास है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है, वेजिटेशन पनपने का मुख्य कारण क्या होता है? आर्द्रता, है ना? तो क्योंकि यह भाग जो है वो बहुत आर्द्रता पूर्ण भाग है, ये उसका सही आंसर था। बहुत सारा लोग गलत जवाब भी दिया है अलग अलग जगह,
लेकिन उसका मुख्य कारण जो होता है वो आर्द्रता होती है, लोकल फैक्टर है वो है। तो लोकल फैक्टर, ग्लोबल फैक्टर की वजह से वहां वेजिटेशन ऊपर नहीं, लोकल फैक्टर की वजह से, और वो लोकल फैक्टर है वहां पर आर्द्रता का, यानी मीन एनुअल ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं, मीन एनुअल जो है ह्यूमिडिटी वो अधिक रहती है, इसलिए वहां पर ऊंचाइयों, अधिक ऊंचाई तक जो है वो पाया जाता है। समझ गए? एक एक जो सोचा बताते चले, कहीं भी किसी को वो हो तो आ जाए। बहुत सारे सवाल उस पर तो बन सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है। तो नदियों का, नदी किस प्रकार सबको बांट रही है वो आप ध्यान रखेंगे हमेशा। और वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज में कुछ चीजें अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस अंतर को ऐसे समझ लीजिए, कहीं मैं लिख पाऊं तो बड़ा अच्छा रहे। 1 मिनट देखता हूँ कोई सादा पन्ना मिले तो उसी पे लिख देता हूँ, रुको। वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय का मैं अंतर आपको बता देता हूँ, यही बता देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय का मैं डिफरेंस अब हम दोनों डिस्कस करते हैं। तो बताइए जरा, थोड़ा थोड़ा आप भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। इधर वेस्टर्न हिमालय लिख देते हैं, इधर ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय लिख देते हैं। अब इनमें अंतर पहला बताना शुरू कीजिए। पहले ये बता दीजिए कि कौन जो है, इसका जो है वो हाइट जो है वो ज्यादा होगा दोनों में से। हाइट किस तरफ जाएगा तो क्या होगा? सर वेस्टर्न हिमालय टू ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय की हाइट ज्यादा होगी। ईस्टर्न हिमालय का। ठीक है, और बताइए चौड़ाई, ऊंचाई तो हो गया, चौड़ाई वेस्टर्न की ज्यादा होगी, वेस्टर्न की ज्यादा होगी, ईस्टर्न ये तो देख ही लिए आप, तो ये तो पिक्चर में ही देख लिए कि वो हर जाके जो है वो सकरा हो जाता है। लेकिन अब अंतर यह है कि आप चौड़ाई का कारण भी जानते हैं कि उसका वो इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि लड़ने के बाद थोड़ा सा फिर वापस रिसीड हुआ है वो वाला साइड, इसलिए आप जानते हैं, अच्छी बात है। फिर ह्यूमिडिटी आप जान गए, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो है, पानी जो है वो ईस्टर्न में ज्यादा होगी। हाँ यहाँ खूब ज्यादा होगा, ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में कम होगा। तो इन एक सभी, साइड में ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। स्लोप की जब बात आएगी तो स्लोप, ढलान किधर ज्यादा होगा? बहुत आसान से समझने वाली बात। हाँ, जो चौड़ा है बहुत, जो चौड़ा है उसका ढलान ठीक होगा, जो सकरा है उसका ढलान बहुत तगड़ा होगा, कुछ इसमें परेशानी की बात ही नहीं है। तो अब आपका छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, इस पर खाली सोचिएगा, विचार करिएगा कि ये जो 3-4 अंतर पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में है, इनका वहां के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं जिससे आपको क्लू मिल जाएगा, इससे आपको क्लू मिल जाएगा कि आपको कैसे सोचना है। जैसे मैं वापस जाता हूं एक मैप पे, अपना जो फेवरेट मैप है इसी पे वापस आते हैं। अच्छा ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्या आप लोग जानते हैं, ये बताओ भाई, कि चाय वाय कहाँ का मशहूर है भाई? इधर इस एरिया में कहीं चाय वाय बहुत नाम सुने हो चाय की? असम और डुआर्स। हाँ, डुआर्स वगैरह में खूब सारा चाय वाय होता है ना, दार्जिलिंग टी और असम, इस सब एरिया में। तो ऐसा क्यों होता है भाई? वहां पर चाय के लिए कौन सी चीज है जो बहुत अनुकूल है चाय की खेती के लिए? बारिश है और बिना पाला। हाँ गुड, वेरी गुड। बारिश और ढलान। बारिश और ढलान, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश, ढलान। बिल्कुल ठीक है, एकदम सब लोग लगभग सही ही बोल रहे हैं। तो ढलान क्यों इंपॉर्टेंट है? कि पानी तो चाहिए चाय को, लेकिन ऐसा पानी नहीं चाहिए जो जड़ में इकट्ठा हो जाए। इस प्रकार से आप समझिए। सर एक प्रश्न था। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो प्रश्न ये था कि जैव विविधता पूर्वी हिमालय में ज्यादा होगी या पश्चिमी हिमालय? सोच कर देखें, खुद सोच कर देखिए कि जैव विविधता किधर होगी? पूर्वी हिमालय में। बिल्कुल बिल्कुल, पश्चिमी हिमालय में। इसीलिए अरुणाचल वाला जो पूरा एरिया है, अरुणाचल वाला जो पूरा एरिया है, वहां उसको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। यस सर, वो है ना, जैव विविधता का एक बहुत बड़ा जो है हॉटस्पॉट को हिंदी में लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं, इतना टेक्निकल वर्ड्स का नहीं हिंदी ध्यान रहता है। सर आर्द्रता इसमें एक मुख्य रोल प्ले करेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आर्द्रता एक मुख्य कारण है। जल की उपलब्धता के साथ आसान आप होता है देखें, आप अगर समझें तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, वर्षावन जो होते हैं ना, जो ट्रॉपिक्स में वर्षावन होते हैं, उनके जल्दी जल्दी जो सुपर ग्रोथ होती है बहुत ज्यादा, उनमें बहुत अधिक वर्षा का रोज वर्षा होती है ना वहां पर, लगभग जानते होंगे आप, वो हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। तो गर्मी का, तापमान का, वर्षा का, इन तरह के जितने भी ये जलवायु कारक हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है वहां की। यही तो हम चाहते थे ना कि पहले जमीन पढ़ा डालें, फिर हवा पढ़ा डालें, फिर बाकी कुछ पढ़ाने की जरूरत ना पड़े।
हवा पानी जमीन 3 चीज पढ़ा दें आपको, फिर आप खुद डिसाइड कर दें कि यहाँ पर इसी प्रकार का वेजिटेशन हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। आप में वो दम होना चाहिए कि आप बता दें कि अगर सॉइल इस तरह की है, टेम्परेचर ऐसा रहता है और इसमें पानी का मात्रा जो है एवरेज ये है साल का, तो इसमें इस प्रकार की फसल हो सकती है और कोई फसल नहीं हो सकती। ये लॉजिक से मैं चाहता था, और वही होगा। धीरे धीरे हम लोग इसको सीख लेंगे, परेशान मत हो। तो हिमालय का ये भी आप भाग मुख्य एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ गए। तो ये जो मुख्य बातें थी स्ट्रक्चर से संबंधित, वो आप जान गए हैं, ठीक है। अब आपको मैं जो होमवर्क छोटा सा दे रहा हूं, पहले तो आपको किसी को कोई अभी तक का जितना भी हमने पढ़ा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शंका समाधान करना हो किसी भी प्रकार का, तो वो पूछ लीजिए, ठीक है। वो पहले तय हो जाए, उसके बाद कुछ चीजें और मैं बताऊंगा आपको। 1-2 सवाल 2-4 पूछिए भाई, या कुछ बताइए कि सर ऐसा सवाल आया हुआ है। लेट अस डू सम डिस्कशन फॉर 5 मिनट एंड देन वी गो अहेड। किसी को याद हो किस प्रकार, जैसे एक बार मैं शुरुआत कर देता हूँ। एक बार नंदा देवी भी पूछ चुका है कि नंदा देवी जो है, काफी समय हो गया लेकिन उसको फिर भी सिंपल सवाल जब आया करते थे यूपीएससी में, तब ऐसा भी पूछा हुआ है कि नंदा देवी जो है वो किस पर्वत प्रांत का भाग है। कुमायूं, पंजाब और थी नेपाल, ऐसा पूछा हुआ है सर। कुमायूं का। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ये भी पूछा हुआ है, याद आ गया मुझे, ये भी पूछा हुआ है कि यदि आप हिमालय में यात्रा करने जाएं तो निम्नलिखित में से किससे किससे आपकी भेंट होगी, क्या क्या चीज ज्यादा मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा। और उसमें अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो उसमें कुछ ऑप्शन थे। नंबर 1 थे कि हाँ, डीप गॉर्जेस, नदियों के द्वारा बनाए गए खड्ड। गॉर्ज को क्या बोलते हैं देख लीजिएगा। गॉर्ज जो बन जाता, पहाड़ को काट दे खड़ा, एकदम नदी काटते जाए हजारों सालों तक, तो गॉर्ज बन जाता है। गॉर्ज और कैनियन 2 होते हैं ना, गॉर्ज और कैनियन जो कहलाते हैं। ऐसे हो जाए तो दूसरा स्ट्रक्चर और खड़ा रहा, तो गॉर्ज, डीप गॉर्जेस, नदियों का ऐसे ऐसे सर्पाकार होना, यू टर्न ले लेना, सर्पाकार होना, ये पूछा हुआ था। और पूछा था खूब लैंडस्लाइड 3, और एक कोई और चीज पूछा था। ऐसे भी सवाल आ चुका है कि इनमें से क्या आपको वहां मिलेगा। तो उसमें चारों ऐसे थे जो चारों हिमालय के ही कैरेक्टर थे। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है, ये ध्यान में रखना है। अब आप लोग कुछ पूछिए और बात कीजिए, कुछ बताइए, तब तक मैं देखता हूँ कुछ छूटा हो तो। हेलो हाँ बोलिए सर। क्वेश्चन है कि हिमालय पर से तापमान और ऊंचाई बढ़ने पर वृक्षों के प्रकार में विभिन्नता आती है, ऐसा इसका कारण क्या है? हिमालय में तापमान और ऊंचाई बढ़ने पर वृक्षों के प्रकार में उनमें विविधता, वृक्षों के प्रकार में, वेजिटेशन के प्रकार में पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, जो वृक्ष का अपना जो स्वरूप होता है, वृक्ष नहीं कहिए, एक वृक्ष की बात नहीं है, वेजिटेशन का, वहां का जो वेजिटेशन है, उसका जो कंपोजिशन है, उसकी जो के संगठक हैं, कौन वहां पर अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे कौन नहीं, वो किस किस चीज पर डिपेंड करते हैं। देखिए इसमें जो है ना जोन्स होते हैं, जहां पर कितनी आर्द्रता, कितना तापमान एवरेज रहता है, उसके आधार पर उसमें फलने फूलने वाले जो पौधे हैं वो उसको छका लेते हैं, उस पर वो डोमिनेंट हो जाते हैं वहां पर, ठीक है। कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि यहाँ से ऊपर कोई ऐसी रेखा पत्थर की लकीर नहीं खींची जा सकती, लेकिन इसमें जोन्स बनते हैं कि भाई यहाँ पर जहां पर खूब ज्यादा बारिश जमक के हो रही है, वो जो है मॉइस्ट डेसिडुअस होंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, पर्णपाती जो है, आर्द्र पर्णपाती वन होंगे। फिर जो है थोड़ा सा वहां पर प्रेसिपिटेशन कम हो गया तो उसके ऊपर गए तो ड्राई डेसिडुअस हो गए, ठीक है, शुष्क पर्णपाती हो गए। फिर और ऊपर गए जहां पानी का कमी होता जा रहा है, ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो अब टेम्परेचर कम है, पानी की भी कमी है, पानी को संग्रहण करने के लिए कुछ एडॉप्टेशन होंगे, ठीक है। ऊंचाई पर बने रहने के लिए दूसरे एडॉप्टेशन होंगे। अगर वहां से तेज हवाएं चलती हैं, उस भूभाग में तेज हवाओं के चलने का वो है, तो वहां पर ट्रीज जो है वो दूसरे तरह के पनपेंगे कि वो रास्ते में आके गिर नहीं जाए, टूट नहीं जाए। इस प्रकार से वो एडाप्टेशन करते हैं। तो कुछ लोकल एडाप्टेशन होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता ये 2 कारक हैं जो वेजिटेशन कैसे कैसे बढ़ती है ऊपर, और ऊपर जाकर क्यों ऐसा होता है कि छोटे छोटे जो है वो रह जाते हैं, नीडल लीव्स जिन्हें कहते हैं, पत्तियां कांटों जैसी हो जाती हैं, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों होता है, जब ये 3, जैसे ही क्लाइमेटोलॉजी खत्म होगा वैसे ही उस पर हम आएंगे कि जब जैसे ही 3 चीज समझ लिए, फिजियोग्राफी समझ लिए, नंबर 1 लैंड हम समझ रहे हैं, सारा स्ट्रक्चर समझ गए इंडिया का,
और वर्ल्ड का। दूसरा चीज समझ लेंगे क्लाइमेटोलॉजी, कि क्लाइमेट कैसा होता है, 2 चीजें समझ गए। तीसरा चीज सॉइल समझ लेंगे। जैसे ही ये 3 चीज समझ लिए, क्लाइमेटोलॉजी, पेडोलॉजी और फिजियोग्राफी, उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा आपको एक्सप्लेन करना। इनफैक्ट आप खुद हमको बताएंगे कि ये सर यहाँ पर इस तरह का पाया जाए। हम लोग इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि इतने 1000 मीटर से इतने 1000 मीटर तक ये वाले वन पाए जाते हैं, नहीं, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम ये करेंगे कि इस 1000 मीटर पर जाने पर तापमान में और आर्द्रता में और लैंड के ग्रेडियंट में, भूमि की प्रवणता में इस प्रकार से फर्क पड़ता है। स्नो लाइन, बर्फ रेखा जो है, स्नो लाइन यहाँ तक आती है ईस्टर्न हिमालय में, वेस्टर्न हिमालय में यहाँ तक आती है। तो इस प्रकार की अवस्थाएं अगर हैं तो आप बताएं कि किस प्रकार के वन कहाँ पनपेंगे। हम लोग इस तरह से इसको अप्रोच किया जाएगा। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, पहले सारा चीज समझ लीजिए। जो अभी शौर्य ने ये इशू रेज किया कि आप ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आप क्लाइमेट को समझिए, आप फॉरेस्ट को समझिए, आप एग्रीकल्चर को समझिए, आप टूरिज्म को समझिए। भाई टूरिज्म हायर एल्टीट्यूड पे क्यों होता है, फिर आप उस टूरिज्म के हायर एल्टीट्यूड को आप रिलेट करिए कि वहां ठंडा होता है। अब इसको आप क्लाइमेट चेंज से ले जाइए कि अगर क्लाइमेट चेंज होगा हमारा टूरिज्म भी प्रभावित होगा। और जो सवाल शौर्य खड़ा कर रहे हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं कि जब आप ऊपर चढ़ते हो तो ऊपर चढ़ते समय किस तरह से क्लाइमेट चेंज होता है, किस तरह से कहते हैं नदियों का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से वहां पर वेजिटेशन होता है। झूम खेती हमारे नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों होती है। ठीक है, आप जो शौर्य का पूरा लेक्चर में सुन रहा था, उस पूरे लेक्चर में उन्होंने मैप के सहारे पढ़ाने की कोशिश की, बगैर मैप का जिक्र किए। मैप का जिक्र उन्होंने बाद में किया, लेकिन शुरू से ही मैप को लेकर ही चल रहे थे। तो आप अगर आप फॉरेस्ट को नहीं समझ पाओगे, किस तरह से फॉरेस्ट ग्रेडिएशन के साथ बदलता है, तो शायद आप समझ नहीं पाओगे फॉरेस्ट के बीच के डिफरेंसेस को। जैसे मैंने परसों एक बात कही थी कि मार्च अप्रैल के महीने में ही ज्यादा आग क्यों लगती है। अब फिर क्या है, ये आपके मौसम से जुड़ गया, पतझड़ से जुड़ गया कि जो मैन मेड एक काम होता है, आग लगती है, उस मैन मेड आग के पीछे रीजन क्या है कि आदमी ने जब वहां पर सिगरेट पी के फेंक दिया, बीड़ी पी के फेंक दिया, कोई आदमी के हाथ से माचिस गिर गई, तो वहां पर वेजिटेशन होता है, इसलिए आग लग जाती है। ये किसी और सीजन में होगा तो नहीं लगेगा। सिमिलरली द वे ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि कैसे हमारे फॉरेस्ट का ग्रेडेशन चेंज होता है। अब आप मैप से खोल दो, आप लोग शौर्य के क्लास खत्म हो जाए, आप लोग आधे घंटे मैप सिर्फ देखो, क्लास को फिर से सुनो, आप मैप से फिर निकालो, यही सवाल आएंगे। हर साल एक सवाल आपके फिल्म्स होता है, उत्तर से दक्षिण जाने पे क्या होता है, पूरब से पश्चिम जाने पे क्या होता है, कौन से शहर पड़ते हैं, कौन सी नदियां पड़ती हैं, कौन से पठार पड़ते हैं। इस तरह के सवाल हर साल अमूमन आते हैं। इस तरह के सवाल का ट्रेंड मैं अपने समय से देख रहा हूँ। तो आज ये 25 साल बाद भी वो थ्योरी जिंदा है जो शौर्य बता रहे हैं। इसका मतलब कुछ सब्सटेंस है उसमें ना यार। अगर आप पेपर को 25 साल देखिए, आपको ट्रेंड दिखेगा पेपर में। अगर आप उस ट्रेंड को कैच कर गए, आप 5, 7, 8 सवाल और पा गए। देखिए, इस तरह के इंटेलिजेंट तरह से तैयारी करने की कोशिश करिए। हम लोग कोशिश बहुत कर रहे हैं कि आप कैसे क्वेश्चनों को पकड़े। सीधा सवाल नहीं बता सकते हम कौन सा आएगा, लेकिन सवाल कैसे सही होगा ये बताया जा सकता है। थैंक यू सर। बस आज के लिए इनका इतना रहने देते हैं सर। थोड़ा सा होमवर्क ये करेंगे, मैप वर्क कर लेंगे सर, और फिर बस आज जो है बहुत इतना ड्रेनेज सिस्टम पूरा और कोस्टल सिस्टम, तो फिजियोग्राफी थोड़ा हाथ में आ जाएगी सर इनके। कल ऐसा 2-3 चीज आप पढ़ के आओ। एक ड्रेनेज सिस्टम, कोस्टल सिस्टम। अब आप जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ो तो आप साथ पढ़ो नदियों का प्रवाह कैसे होता है, नदी एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे बहती है, नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, साउथ कौन सी जो नदी है ईस्ट से वेस्ट बहती है, वेस्ट से ईस्ट बहती है, उसके पीछे कारण क्या है, कौन कौन सी मेन रिवर है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन सी नदियां जाके समुद्र में मिल जाती हैं, कौन सी नदियां समुद्र में नहीं मिलती हैं।
ये सब आपको बहुत आराम से एनसीईआरटी मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा। अगर आप पढ़ के आओगे तो जो ड्रेनेज सिस्टम का जो टॉपिक है, मैं जो मैं समझ रहा हूँ ड्रेनेज सिस्टम, इसको भी कवर करेंगे वो, तो आपको आसान हो जाएगा समझना। जी सर, बिल्कुल सर। और ये सवाल ऐसे है। अच्छा, फिर आप और पीछे जाओ, ग्लेशियर से कौन से नदियां कैसे बनती हैं? अगर आप इस तरह से एक माइंड अप्लाई करो तो अपने को समझना समझाना आसान हो जाएगा। ठीक सर, थैंक यू भैया। सर प्रणाम सर। तो साथियों सब हम लोग कल मिलते हैं। आप थोड़ा सा एनसीईआरटी को सामने रखकर और मैप को सामने रखकर एक बार प्रयास कीजिएगा। बहुत सारी चीजें, अब ऐसा तो संभव है नहीं कि एक एक लाइन उसकी पढ़ाई जाए, तो आप जो मुझसे छूटा, हमारे चर्चा में जो भी चीजें छूटी हैं उसको प्रयास कीजिएगा, मैप पे लोकेट करिएगा, ताकि एक समग्र आपको दृष्टि मिल जाए। कल हम ड्रेनेज सिस्टम और कोस्टल सिस्टम जो है ये दोनों समाप्त कर देंगे। उसमें सारी प्रक्रियाएं भी आ जाएंगी कि नदी कौन कौन से स्वरूप लेती है, कैसे बनाती है, और कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं, उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, और थोड़ा सा इंडिकेशन आपको उसका इकोनॉमिक आर्थिक जो पक्ष है उसका भी मैं थोड़ा सा आपको संकेत दे दूंगा कि कौन सी नदी पर किस प्रकार के बांध बने हैं, क्यों बने हैं, कब बने हैं, कब उनकी आवश्यकता आन पड़ी, कहाँ पर जो है पोटेंशियल ज्यादा है, कहाँ पर संभावनाएं ज्यादा है कि जो है वो जल विद्युत बनाने की संभावना कहाँ ज्यादा है, किन राज्यों के बीच विवाद हो रहा है, हल्का हल्का टच करेंगे कल। ठीक है, तो आप लोगों से अपेक्षा है कि थोड़ा सा आज का भी पढ़िएगा और हल्का सा ड्रेनेज जो एरिया है, सर। इसके आगे का चैप्टर वही है, तो हल्का सा पढ़ के आइए, कल भेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों।